We will continue with more about total internal reflection. हमने कल total internal reflection concept देखा था in detail, and then we have seen one application of total internal reflection. तो जो पहला application था वो था optical fiber. तो आज हमको और दो applications देखने हैं. Before we go ahead to the applications, very quickly we will revise what is total internal reflection. तो बेसिकली अगर आपको याद होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो कहाँ होता है? इनसाइड डेंसर मीडियम. वेरी गुड. तो वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड डेंसर मीडियम. फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दिया था हमने O. अब ये पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के केस में रेज बेसिकली डाइवर्ज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. तो अलग अलग डायरेक्शन में रेज जाएंगे. तो ये जो रे है OA, दिस गोज अनडेविएटेड. इसका डेविएशन नहीं होता है, ये सीधा जाता है. सीधा क्यों जाता है? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो जीरो. तो अभी इसके बाद हमेशा याद रखना, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो उस रे का बेंडिंग होता नहीं है, इट जस्ट गोज स्ट्रेट. तो इट विल गो स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग. क्योंकि आज हमको एक और टॉपिक देखना है, वहां पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है. If angle of incidence is zero, angle of refraction is zero. The ray will just go straight. फिर दूसरा रे हमने देखा था, we have considered many rays, for example OB, OC, OD, OE, etc. etc. तो ये जो रे है OB और ये जो रे है OC, so this is ray OB, this is ray OC. As you can see, they are basically traveling from denser to rarer. So whenever ray travels from denser to rarer, it bends away from normal. तो इसका bending होगा away from normal. और दोनों ही केस में, in both the cases, ये angle of incidence है I. इसको मैं फिलहाल I1 बोल देता हूँ. This is I2. तो ये जो angle of refraction हो गया, this is R1 and this is R2. तो जो दोनों रे हैं OB और OC, इन दोनों केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो पहले तो रे OA, इस केस में I 0 और R भी 0. ये कौन सा रे था? OA. OB और OC के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 नहीं है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 नहीं होगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा. तो रे OB एंड OC, they have angle of refraction R greater than angle of incidence. दिख रहा है हमको, R1 is greater than I1 and R2 is greater than I2. ऐसा कब होता है? whenever ray of light bends away from normal. if it bends towards normal तो उल्टा होता है. उल्टा होता है मतलब I is less than, sorry, I is greater than R. तो ये याद रखना, if light is going from denser to rarer, you always will find that angle of refraction is greater than angle of incidence. Then finally, you have a ray OD. In this case, angle of refraction, इस केस में जो angle of refraction है वो हो गया 90 डिग्री. तो ray is traveling from denser to rarer, और इस केस में angle of refraction कितना आ गया? 90 डिग्री. So the angle of refraction here is 90 डिग्री. और जिस एंगल पे ऐसा होता है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हो? उसको क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल. और हमने कल क्रिटिकल एंगल डिफाइन किया था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन in rarer medium is 90 degree is known as critical angle. जब भी लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो, if the angle of incidence is greater than critical angle, in this case the light suffers total internal reflection. तो total internal reflection के दो कंडीशंस है. कंडीशन नंबर 1, light must be traveling from denser to rarer. कंडीशन नंबर 2, the ray of light should be incident at an angle greater than critical angle. तो ये दो कंडीशंस थे. इसके बाद हमने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डिराइव किया था. तो वी हैव डिराइव्ड फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल. बिकॉज दिस इज रिवीजन, तो हम ज्यादा डिटेल देखेंगे नहीं, वी विल जस्ट क्विकली रिवाइज. तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए
एक ही रे कंसिडर करोगे, द रे फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90, ऐसा रे आया और द रिफ्रैक्टेड रे इज एट 90 डिग्री, इसको आप बोलते हो क्रिटिकल एंगल। और बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था जिस मीडियम से रे ट्रैवल करेगा उसको क्या बोलोगे, मीडियम वन। जिस मीडियम में जाएगा उसको क्या बोलोगे, मीडियम टू। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू टू। क्योंकि बाहर हमने एयर कंसिडर करके रखा है तो म्यू टू इक्वल टू वन, और इसको मैं बोल दूंगा म्यू। फिर आप इंटरफेस पे अप्लाई करोगे स्नेल्स लॉ। और इंटरफेस क्या होता है, आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज इंटरफेस, a surface which separates two medium। जैसे ये एक सरफेस है, नीचे वाटर है ऊपर एयर है, तो दिस इज नोन एज इंटरफेस। अ सरफेस which separates two medium is known as, two media is known as इंटरफेस। तो ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करेगा दैट इज इंटरफेस। बहुत सारे एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल बकेट में पानी भरते हो तो जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होता है, वाटर होता है, वो क्या है, इंटरफेस, क्योंकि वो वाटर और एयर को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप इस इंटरफेस का स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ यू गेट म्यू वन साइन आई सी इक्वल टू म्यू टू साइन 90। याद रखना स्नेल्स लॉ क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इंटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम वन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इंटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम टू। तो म्यू वन को मैंने म्यू बोल दिया, म्यू साइन आई सी। म्यू टू की वैल्यू कितनी है, वन। साइन 90 पे कितना है, वन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन आई सी इक्वल टू वन अपॉन म्यू, तो आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वन अपॉन म्यू। ये आपको मिल गया क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डिराइव करने के बाद हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन स्टार्ट किए थे। पहला एप्लीकेशन था ऑप्टिकल फाइबर। तो याद होना चाहिए आपको, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी फाइन ग्लास tubes, or each of this glass tube, each of the fiber has a central part। इस सेंट्रल पार्ट को तुम बोलते हो कोर। कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रफली रफली होता है 1.7। और ये जो कोर है, ये जो सेंट्रल पार्ट है, इट इज बेसिकली कोटेड विथ अ मटेरियल नोन एज क्लैडिंग। और क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, which means that core is denser compared to cladding। और हम इसमें सबसे पहले हमको लाइट को एंटर करवाना है, सो वी वांट टू मेक लाइट एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर फाइबर। तो लाइट को एंटर करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से स्मॉल एंगल पे, एट स्मॉल एंगल वी मेक द लाइट इंसिडेंट। और याद रखना यहाँ पे लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर इज यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन। तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए पहले यहाँ से रे ऑफ लाइट अंदर भेजना पड़ेगा। तो स्मॉल एंगल पे हम लोग रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ऐसा लाइट का बेंडिंग हो जाएगा, तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द फाइबर, ये जो रे ऑफ लाइट है इट इज इंसिडेंट, कहाँ इंसिडेंट हो गया ये, ऑन द वॉल ऑफ फाइबर। तो यहाँ पे एक बार रे एंटर किया, द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द वॉल ऑफ फाइबर। और ये जो बाहर का एंगल है, तुमने इसको ऐसा एडजस्ट किया है सो दैट ये जो अंदर एंगल बना इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, और आपको याद होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशन थे, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दूसरा था लाइट विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। कोर इज डेंसर एंड क्लैडिंग इज रेयरर। तो इस केस में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इन दिस केस द रे ऑफ लाइट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ऐसा क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये थीटा है तो अपोजिट वॉल पे ये एंगल भी क्या है, थीटा है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो ऐसा करते करते ये रे ऑफ लाइट विल कीप ऑन ट्रैवलिंग इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। तो मल्टीपल टाइम्स इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग इस सिग्नल को भेज सकते हैं, दैट इज द आइडिया।
उसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे थे, वो मैं आई विल नॉट गो थ्रू दोज एडवांटेजेस, अभी आपको याद होना चाहिए। एक तो पहला था ब्रॉड बैंडविड्थ, a single fiber can carry up to 90,000 channels, low attenuation loss, loss of signal कम होता है, theft prevention मतलब डर नहीं है चोरी का, because it does not have any copper, etc etc. So now we will move ahead to the next application of total internal reflection. तो यहाँ तक हमने कल देखा था। Now it is time for us to go ahead with next topic. अगला एप्लीकेशन TIR का, that is prism binocular, प्रिज्म बाइनोक्यूलर। तो ये बाइनोक्यूलर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। वेयर डू यू यूज दिस बाइनोक्यूलर? टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट। अब जो नॉर्मली हम लोग बाइनोक्यूलर यूज करते हैं उसका एक लिमिटेशन है। नॉर्मल अगर बाइनोक्यूलर देखे होंगे, एंड आई होप आपने देखा होगा, तो जो नॉर्मल बाइनोक्यूलर होते हैं ना, उसमें दो सिलेंड्रिकल ट्यूब होते हैं। A normal binocular have two cylindrical tubes. Okay. So normal binocular have such two tubes, cylindrical tubes. अब ये जो बाइनोक्यूलर है इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड ऑफ व्यू? व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड ऑफ व्यू? हाँ, द एरिया इट कैन कवर इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। तो ये जो बाइनोक्यूलर है, बाइनोक्यूलर्स विच कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंड्रिकल ट्यूब्स, इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन इतना है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है इट इज स्मॉल, मतलब ये कम एरिया कवर कर सकता है। और उसका सिंपल रीजन है व्हाई इट कवर्स लेस एरिया इज, तुम ये जो दो ट्यूब है ना, इसको तुम ज्यादा दूर लेके नहीं जा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज्यादा दूर कर रहे हो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्यूब्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ योर आई। दो आंखों से देखोगे ना इसमें, तो सपोज सपोज मैं दूसरे ट्यूब को बहुत दूर लेके गया, क्योंकि दोनों ट्यूब में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। अगर फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाना है तो दोनों ट्यूब्स के डिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन कर नहीं सकते। कैसे करोगे? आपके आंखों का जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल बाइनोक्यूलर्स है इट हैज सम लिमिटेशन। लिमिटेशन इज द फील्ड ऑफ व्यू इज लिमिटेड, द एरिया इट कैन कवर इज लिमिटेड। तो वहां पे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। कैसे करते हैं, लेट अस सी। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, बाइनोक्यूलर्स consisting of two cylindrical tubes, have limitation of field of view, तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो दो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स थे उसको आप ज्यादा दूर लेके नहीं जा सकते। Why not? Because the distance between the two tubes cannot be greater than the distance between two eyes. The distance between the two tubes cannot be greater than two eyes. Cannot be greater than the distance between two eyes. नहीं तो कर दिया ऐसा, एक में से देख रहे हो दूसरा दिख नहीं रहा। तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है, और लगता है हमको बढ़ाना पड़ता है, खासकर तो डिफेंस में। व्हेन यू बेसिकली एंटर इनटू डिफेंस सेक्टर, तो आपको एक बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे? अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोग करते क्या है, बेसिकली हम लोग बाइनोक्यूलर में यूज करते हैं दो राइट एंगल प्रिज्म। बाइनोक्यूलर में दो ट्यूब होते हैं और दोनों ट्यूब में दो दो राइट एंगल प्रिज्म यूज करेंगे। उससे क्या होगा देखते हैं, वी विल सी व्हाट विल हैपन विद दैट। तो पहले तो इतना समझ लो। तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना था, सो द आइडिया वाज दैट वी वांटेड टू इंक्रीज। क्या इंक्रीज करना है तुमको? फील्ड ऑफ व्यू। तो व्हाट वी विल डू इन दिस केस इज, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे देख लो अच्छे से। तो
Just a minute. Okay, give me a minute. Fine. All right. तो फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो ये बाइनोक्यूलर है, हम नॉर्मल बाइनोक्यूलर के जगह पे प्रिज्म बाइनोक्यूलर यूज करते हैं। प्रिज्म बाइनोक्यूलर मतलब इसके हर एक ट्यूब में, यहाँ पे दो ट्यूब है, ये एक ट्यूब है और ये दूसरा ट्यूब है, तो इसके हर एक ट्यूब में दो दो राइट एंगल्ड प्रिज्म यूज करेंगे। वी विल यूज टू राइट एंगल प्रिज्म्स, टू राइट एंगल प्रिज्म्स इन ईच ऑफ दिस। तो दो राइट एंगल प्रिज्म यूज होंगे। अब ऐसा क्यों करना है थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको, यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल। होता क्या है, ये जो प्रिज्म है, आपका प्रिज्म कौन से मेटल से बना होता है? ग्लास। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको पता ही है 1.5। और अभी अभी तुमने देखा क्रिटिकल एंगल इज, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल? साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, साइन इनवर्स ऑफ 1/1.5, 1.5 इज 3/2, तो ये आ गया 2/3। इसको जब सॉल्व करोगे तो रफली रफली आपको मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, 42 डिग्रीज। 42 डिग्रीज इज द एंगल। इसका मतलब ग्लास के लिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? क्या होगा? when when the light when the light is incident at an angle greater than critical angle, क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ग्लास के केस में मैंने रफ वैल्यू बताई है, मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला है। ग्लास के केस में क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है? 42। तो अगर रे ऑफ लाइट ये 42 डिग्री से ज्यादा पे इंसिडेंट हुआ तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गुड, ओके। तो सिर्फ मुझे थोड़ा सा ये डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, आई विल चेंज इट, गिव मी मिनट। राइट एंगल प्रिज्म, ओके। तो ये आ गया आपके पास राइट एंगल प्रिज्म, फाइन। तो यहां से रे ऑफ लाइट आया, द रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम हियर, इट इज इंसिडेंट ऑन द राइट एंगल प्रिज्म। हाइपोटेन्यूज सरफेस जो है उस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ। और होता ऐसा है, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। इफ इट इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, व्हाट विल हैपन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जो रे ऑफ लाइट था, ये रे ऑफ लाइट सीधा पास नहीं होगा, ये ये रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ बेंड भी नहीं होगा, मतलब रिफ्रैक्शन इसका नहीं होगा। इसका क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा आया और ऐसा गया। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। ये आया सीधा सीधा सीधा, और आपको मैंने अभी ऑलरेडी बताया था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? जीरो। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? जीरो। तो लाइट क्या करेगा? सीधा जाएगा, सीधा गया और यहाँ पे आके इंसिडेंट हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ये एंगल बनता है, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 42 डिग्री। तो लाइट क्या होगा? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट, कहाँ पे? इनसाइड द प्रिज्म। तो लाइट आया और प्रिज्म के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गया। और कितने डिग्री से रिफ्लेक्ट हुआ? ये 90 डिग्री से, बराबर। अब इधर और एक प्रिज्म लगा दोगे, तो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे हम लोग और एक प्रिज्म लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग और एक प्रिज्म लगा देते हैं, यहाँ पे और एक राइट एंगल प्रिज्म आ जाएगा, और वापस से वही चीज होगी, सेम थिंग विल हैपन अगेन। वापस ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अगेन ग्रेटर देन 42 डिग्री। तो और एक बार 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगा, और देन द ऑब्जर्वर इज लुकिंग फ्रॉम हियर। तो ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ से देख रहा है, राइट। तो हमने क्या किया? दो बार 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट करवाया विद द हेल्प ऑफ टू प्रिज्म। और ये प्रिज्म क्या कर रहे हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। तो लाइट आएगा, 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगा, वापस 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगा, एंड देन ऑब्जर्वर कैन लुक फ्रॉम हियर। तो जो नॉर्मल बाइनोक्यूलर्स में हम लोग कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि नॉर्मल बाइनोक्यूलर्स में प्रॉब्लम था कि हम लोग वो दो ट्यूब्स को आंखों के डिस्टेंस से ज्यादा कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया यहाँ पे, नॉर्मल बाइनोक्यूलर की जगह पे क्या यूज कर लिया हमने? प्रिज्म बाइनोक्यूलर।
प्रिज्म क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाता है, और कितने डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गया, 90 डिग्री से। तो इस ट्यूब में दो है, उस ट्यूब में भी दो है, तो दूसरे ट्यूब में भी दो प्रिज्म यूज करोगे आप, तो लाइट विल कम फ्रॉम हियर, यू विल हैव वन प्रिज्म, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री, यू विल हैव अनदर प्रिज्म हियर, और यहाँ पे वापस आएगा लाइट। So now, as you can see, the field of view of prism binocular is far greater than the normal. Normal binocular के कंपैरिजन में prism binocular का field of view बहुत ज्यादा होता है, तो ये एक्चुअली एक्सपेंसिव भी बहुत होता है, ये इसका वेट भी बहुत ज्यादा होता है। तो these are used only for mostly for military purposes. Good, समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो क्या करना था हमको, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना था। हमने फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाने के लिए नॉर्मल की जगह पे प्रिज्म बाइनोकुलर यूज कर लिया। तो इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू, तो इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू, प्रिज्म बाइनोकुलर इज यूज्ड, प्रिज्म बाइनोकुलर इज यूज्ड, each tube of prism binocular, each tube of prism binocular has, क्या था each tube में कितने कितने प्रिज्म थे, टू, has two right angled prisms, has two right angled prisms which reflect light at right angles, right angle मतलब 90 डिग्री पे, at right angles, and thus the field of view is increased, sufficient। बाकी थ्योरी में आपको मिल जाएगा। नो, ग्लास से काम नहीं बनेगा आपका, there is some reason behind it, why do we need prism and why cannot we use glass? तुम ग्लास नहीं यूज कर सकते हैं आप, सोचो आप सोचो। डेफिनेटली ग्लास तुम यूज करते हो टेलीस्कोप में, यहाँ तुम ग्लास नहीं यूज कर सकते फॉर सम रीजन, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज दैट रीजन? तो ग्लास हम लोग लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाते। ओके, तो अभी आपको सोचना कि ग्लास क्यों नहीं यूज किया, फिर प्रिज्म क्यों यूज किया, थिंक अबाउट इट एंड यू विल नो द रीजन। ओके, डन डन। तो अब next and the last application is periscope. How many of you know this thing? ये word सुना है periscope? नहीं सुना? Maybe you don't watch cartoons or you have never watched cartoons. तो एक कार्टून था, आई डोंट नो आपके यहाँ पे होता है कि नहीं, इस टाइम में तो पता नहीं। व्हेन आई वाज स्कूल गोइंग किड तब एक कार्टून था, नाम नहीं याद, लेकिन वो नॉर्मली सबमरीन के अंदर से सर्फ वाटर के सरफेस के बाहर उसको देखना होता था, तो एक पाइप से देखेगा वो। तो whenever you want to see objects on the surface of water body from inside water, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कल ही आपको बताया था देयर इज सम प्रॉब्लम व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, मैंने फिश का एग्जांपल भी दिया था आपको, सबका ध्यान यहाँ पे। देखो प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझ लो अच्छे से, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सबमरीन तो सुना ही होगा ना, तो सबमरीन पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर ही होता है ना सबमरीन, हाँ वेरी गुड गुड। तो प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको पानी के अंदर से पानी के बाहर देखना है तो आपका फील्ड ऑफ व्यू जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अंदर से देख रहे हो, मतलब ऑब्जर्वर इज इनसाइड डेंसर मीडियम, और जैसे ही ये एंगल क्रिटिकल एंगल हुआ तो लाइट विल बेसिकली रिफ्रैक्ट बाय 90 डिग्री, बराबर। तो अगर मैंने एंगल और बढ़ा दिया, एंगल और बढ़ा दिया तो क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब पानी के अंदर से तुमको पानी के बाहर देखना है तो नहीं देख सकते हो, यू कैन नॉट सी, इट इज बिकॉज ये जो एंगल है अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया
तो फिर आपको पानी के अंदर की ही चीजें दिखाई देगी, बाहर के नहीं। तो अभी सबमरीन तो तुमको पता है कि सबमरीन हम लोग डिफेंस में यूज करते हैं, और अगर हमारे पास सबमरीन है तो एनिमी के पास बोट होगा, शिप होगा, और शिप के ऊपर दे हैव डिटेक्टर्स, और हमारे बहुत पास में आ गए तो डेफिनेटली हमारा सबमरीन डिटेक्ट हो जाएगा, और सबमरीन डिटेक्ट हो गया तो मिसाइल छोड़ देने के बाद खत्म होगी, एंड ऑफ द स्टोरी। तो हमको एडवांस में पता होना चाहिए कि एनिमी का शिप कितना दूर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पानी के अंदर से मैं ज्यादा दूर तो देख ही नहीं सकता हूँ, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। सेम केस इज फॉर फिश। मछली का जो केस है ना, वो यही केस है। फिश कैन सी इन ऑल डायरेक्शन ओनली अप टू पर्टिकुलर एंगल, इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या बनेगा? कोन। तो जब भी ऑब्जर्वर पानी के अंदर हो तो फील्ड ऑफ विजन ये होता है कोन, मतलब उस कोन के बाहर उसको कुछ दिखने नहीं वाला है। दैट इज द आइडिया। अब आप सोचो, एनिमी शिप यहां तक आ गया और तब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एनिमी है। उसको तो पहले से पता लग गया होगा। क्यों? टाइटैनिक पता है? टाइटैनिक, हाँ टाइटैनिक सबको पता होता है। तो टाइटैनिक डूबने का रीजन भी पता होगा, पता है? हाँ पता है, आइसबर्ग। तो होता क्या है, चलो थोड़ा सा साइंस और भी हमारा जहाँ काम में आएगा बता देता हूँ। एनी शिप प्रैक्टिकली हैज अ सेंसर एट द बॉटम। ये होता है अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर। यहाँ से साउंड वेव निकलते हैं, कोई अगर यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट है तो वहां से रिफ्लेक्ट होके आते हैं। तो जब साउंड वेव जनरेट हुआ था, स्टॉप क्लॉक चालू हो गया। जब साउंड वेव वापस आया तो स्टॉप क्लॉक ने टाइम मेजर कर लिया, और वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ये पता होता है हमको, मतलब वी पता है। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम। तो ऐसा तुमको डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस आपको पता लग जाता है कि कोई भी ऑब्स्टैकल, जैसे टाइटैनिक के केस में आइसबर्ग कितना दूर है। तो जो कैप्टन था उसका ध्यान ही नहीं था, जब ध्यान गया तो बहुत लेट हो गया। टर्न करने का कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया वो। तो सेम इज ट्रू विथ एनिमी शिप। एनिमी शिप के नीचे यहाँ पे होते हैं अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स। तो सबमरीन भी होगा तो वो साउंड वेव भेजेंगे, और साउंड वेव सबमरीन से रिफ्लेक्ट होके जाएगा, एंड दे कैन डिटेक्ट कि वहां पे सबमरीन है। तो वो हमको डिटेक्ट करे उससे पहले हमको पता होना चाहिए ना कि एनिमी का शिप है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यू आर इनसाइड वाटर, एंड सिंस यू आर इनसाइड वाटर यू कैन नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द कोन। तो फिर हम लोग पेरिस्कोप नाम का एक चीज यूज करते हैं। वो वेरी इंटरेस्टिंग डिजाइन, ऐसा ही है, लगभग ऐसा ही है। सिर्फ यहाँ पे दो ट्यूब है, उसमें एक ट्यूब है। तो पेरिस्कोप में क्या होता है ना, यू हैव अ ट्यूब समथिंग लाइक दिस। इसमें दो राइट एंगल प्रिज्म होते हैं, टू राइट एंगल प्रिज्म, एंड you are looking from here because you are inside water, you are inside water। तो पेरिस्कोप का सिर्फ ऊपर का पार्ट ही पानी के बाहर हम लोग भेजते हैं। तो क्या होगा, जो भी वाटर सरफेस पे ऑब्जेक्ट होगा वहां से लाइट आएगा। यहाँ पे एक राइट एंगल प्रिज्म लगाया है तूने, तो आप लोगों ने, तो यू हैव कनेक्टेड, यू हैव बेसिकली वन राइट एंगल प्रिज्म हियर। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ 90 डिग्री पे, फिर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ 90 डिग्री पे, एंड यू कैन सी द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास दो राइट एंगल प्रिज्म थे, एक यहाँ था और एक नीचे था। तो इन दोनों राइट एंगल प्रिज्म ने क्या किया, लाइट को दो बार टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट किया। कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। तो बाय यूजिंग दिस टू प्रिज्म्स यू कैन सी ऑब्जेक्ट विच इज आउटसाइड द सरफेस ऑफ वाटर। इसको बोलते हो पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप कहाँ यूज होता है? टू सी ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी फ्रॉम इनसाइड द वाटर। अभी वाटर बॉडी क्यों बोल रहे हो? रिवर हो सकता है, ओशन हो सकता है, लेक हो सकता है, these are different types of water bodies। तो पेरिस्कोप इज यूज्ड। तो ये कार्टून का जो बता था ना, एक कार्टून में बताते हैं बार बार, वो सबमरीन से ऊपर देखता रहता है वो। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, याद आएगा तो बता दूंगा। तो पेरिस्कोप्स आर यूज्ड
to see objects on the surface of water, on the surface of water body, on the surface of water body from inside the water, from inside the water. तो बाकी मैं लिखूंगा नहीं. It consists of a tube which has two right angle prism, and these two right angle prisms are used to reflect light by 90 degree two times, by right angle two times. So that's what you need to know. तो पेरिस्कोप और प्रिज्म बाइनोक्यूलर का वर्किंग मोर और लेस सेम है, सिर्फ अलग अलग जगह पर यूज है उसका. इसमें दो ट्यूब है, उसमें एक ही ट्यूब है. इसमें कोई भी फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है, इट इज ओनली थियरी. तो डन. अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे. कुछ डाउट है इसमें पेरिस्कोप में? एनी डाउट हियर? नो. क्यों यूज किया? बिकॉज द ऑब्जर्वर वाज इन denser medium. Hence, the field of view is limited by a cone. You cannot see anything outside the cone. अब sequentially देखोगे तो आपको दिखेगा रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस नोट्स में. उसके बाद देखोगे तो आपको दिखेगा लेंस मेकर इक्वेशन. उसके बाद देखोगे तो आपको दिखेगा लैटरल शिफ्ट. है क्या लैटरल शिफ्ट? है ना नोट्स में. हम लोग पहले लैटरल शिफ्ट देखेंगे क्योंकि लैटरल शिफ्ट इज मोर कनेक्टेड to the previous topic, then refraction at single curve surface. So next topic for us is lateral shift. Very interesting. और इसमें दो टाइप के शिफ्ट होते हैं, एक होता है lateral shift, एक होता है normal shift. आपको स्टेट बोर्ड सिलेबस में सिर्फ lateral shift है, normal shift JEE नीट के लिए हम तब देखेंगे what is normal shift. फिलहाल हमको कवर करना है what is lateral shift. Very simple and very interesting also. तो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है. कहाँ मिरर यूज करना है, कहाँ स्लैब यूज करना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है. तो व्हेनेवर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, सो व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब इट इज रिफ्रैक्टेड ट्वाइस. क्या होगा? पहले तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ऊपर की सरफेस पे. तो जब भी एक रे ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब से पास होता है, इट इज रिफ्रैक्टेड ट्वाइस. एक ऊपर की सरफेस पे, एक नीचे की सरफेस पे. पहले केस में लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इसका बेंडिंग हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल. देन दूसरे सरफेस पे लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो होता क्या है, ये इंसिडेंट डायरेक्शन था, इंसिडेंट डायरेक्शन, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है. अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट कैसा जाता? स्ट्रेट जाता. इसको बोलोगे ओरिजिनल डायरेक्शन या फिर इंसिडेंट डायरेक्शन. लेकिन क्योंकि ग्लास स्लैब था तो रे का दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार ऊपर के सरफेस पे, एक बार नीचे की सरफेस पे. और जो एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट रे that is parallel to the original direction, right? So the distance between original direction and the emergent direction is known as lateral shift. तो lateral shift मतलब कितने से शिफ्ट हुआ. ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे ऑफ लाइट सीधा जाता, लेकिन ग्लास स्लैब है तो जो एमर्जेंट रे है वो पैरेलल है. किसको पैरेलल है? ओरिजिनल डायरेक्शन को. तो ये जो शिफ्ट है इसको बोलते हो लैटरल शिफ्ट. और हमेशा याद रखना, किसी भी दो रेज में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो आप एक रे से दूसरे रे पे क्या ड्रॉ करते हो? परपेंडिकुलर. तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये आ गया लैटरल शिफ्ट डी. तो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल शिफ्ट डी. मैं वापस रिपीट करता हूँ, इट इज टू सिंपल, थोड़ा सा ध्यान दो. तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब था. ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब पे क्या इंसिडेंट हुआ? रे ऑफ लाइट. So ray of light is passing through transparent glass slab. When it passes through transparent glass slab, it undergoes refraction at two parallel surfaces. तो पहले तो ये पता होना चाहिए, when a ray of light passes through a glass slab, it undergoes, कहाँ रिफ्रैक्शन हुआ? टू पैरेलल सरफेसेस. इट अंडरगोस रिफ्रैक्शन
refraction at two parallel surfaces, good. Then the emergent ray is parallel to the original direction, मतलब incident direction. The emergent ray, emergent मतलब जो रे बाहर आएगा उसको क्या बोलोगे? emergent. Emergent ray is parallel to, किसको पैरेलल है ये? इंसिडेंट डायरेक्शन को. इंसिडेंट डायरेक्शन मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन. is parallel to incident direction or original direction. The distance between, इसका distance, the distance between incident direction or original direction and which direction? Emergent direction is known as, क्या बोलते हो इसको? हाँ, lateral shift is known as lateral shift. Is known as lateral shift. तुमको lateral shift नहीं कराऊंगा, सीधा सीधा ध्यान यहाँ पे. तो ये था ओरिजिनल रे. अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधा जाता. तो दिस इज ओरिजिनल डायरेक्शन और इंसिडेंट डायरेक्शन. बट बिकॉज इट इज ग्लास स्लैब, तो यहाँ पे इन दिस केस द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम at the upper surface, it is traveling from which medium to which medium? Rarer to denser. So it bends towards normal. Very good. And at the second surface, it is traveling from denser to rarer. It bends away from normal. So it bends away from normal, and hence the emergent ray, ये emergent ray है जो glass slab से बाहर आया. This emergent ray is parallel to, किसको parallel है? ओरिजिनल डायरेक्शन को. और ये जो डिस्टेंस है किसमें? emergent डायरेक्शन में और ओरिजिनल डायरेक्शन में. इसको क्या बोलते हो तुम? lateral shift. दिस इज नोन एज lateral shift, D. और ये D हमको फाइंड करना है. So this is known as lateral shift and is given by तो D equal to, ये आता है T sec r sin of I minus r. तो आपको ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि आपको जेडबल नीट में लगने वाला है वो. तो वी विल डिराइव. आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये मेंशन करके दे दिया टी sec r या फिर टी साइन ऑफ I माइनस r अपॉन cos r. व्हाट इज sec r? 1 अपॉन cos. तो कई बुक्स में लिखा होगा टी sec r साइन ऑफ I माइनस r, किसी बुक में लिखा होगा टी साइन ऑफ I माइनस r अपॉन cos r. तो एक ही बात है, cos लिखोगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, sec लिखोगे तो न्यूमरेटर में आएगा. डन. अब ये डिराइव करना है. हाँ, बहुत सिंपल केस है, एक्सट्रीमली सिंपल. कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस गिव सम नेम्स टू दिस. आई डोंट नो व्हाट नोमेनक्लेचर आई हैव गिवन. इसको मैं m बोल देता हूँ, इसको मैं n बोल देता हूँ. सब नेम्स. ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था. आपको तो पता ही है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे मेजर करते हो? विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां से मेजर करते हो? विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो लेट अस से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R. बराबर? करेक्ट. ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे कैसा जाता? सीधा. लेकिन सीधा गया क्या? वो नहीं, वो क्या हुआ? बेंड. तो जो ओरिजिनल डायरेक्शन था और जो रिफ्रैक्टेड डायरेक्शन है, ये रिफ्रैक्टेड डायरेक्शन है. ओरिजिनल डायरेक्शन और रिफ्रैक्टेड डायरेक्शन में जो एंगल बनता है इसको बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा. क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन. डेविएशन मतलब कितना डेविएट हुआ, कितना उसका बेंडिंग हुआ. तो द एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन एंड द रिफ्रैक्टेड बीम इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. तो ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. ज्यादा क्लियर? गुड. So angle of incidence I, angle of reflection R, angle of deviation delta. Then what is this angle? I, SFQ, vertically opposite. So you can see from diagram I equal to, so from figure you can see I equal to, what is I equal to?
आर प्लस डेल्टा, आर प्लस डेल्टा। गुड। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने? फॉर वेरी सिंपल रीजन, मुझे क्या प्रूव करना है? d इक्वल टू टी सेकार साइन ऑफ आई माइनस आर। तो आई माइनस आर चाहिए, तो यहाँ से डेल्टा क्या आ जाएगा? आई माइनस आर। गुड। देन अभी यहाँ पे ना दो राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल यूज करने पड़ेंगे। मुझे नाम नहीं याद है, आई डोंट नो व्हाट आई हैव कॉल्ड दिस। क्या बोलता है ये? हाँ, पी। क्या फर्क पड़ता है, चलो पी बोल देंगे इसको, पी। इसको ओ बोल देंगे, हाँ वॉट एवर इट इज, जो भी आएगा। चलो एनीवेज, अब ये जो है ये थिकनेस है, किसका थिकनेस है? ग्लास स्लैब का। इसको मैं डिनोट करता हूँ टी से। तो लेट मी डिनोट द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब बाय टी। आपको क्या प्रूव करना है? ध्यान रखो, क्या प्रूव करना है? टी, डी इक्वल टू टी सेकार साइन ऑफ आई माइनस आर। किसका साइन लेना है तुमको? आई माइनस आर। लेकिन अभी अभी हमने देखा ये जो डेल्टा है ये क्या है? आई माइनस आर। तुमको क्या चाहिए फॉर्मूला में? साइन ऑफ आई माइनस आर। मतलब हम पहले क्या लेंगे? साइन डेल्टा। साइन डेल्टा, तो डेल्टा कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में है? ओ एम एन। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम एन, from triangle OMN, from right angle triangle OMN, sin delta. What is sin delta from this diagram? What is sin the definition? Opposite upon hypotenuse. What is opposite side? MN. What is hypotenuse? ON. तो ये आ जाएगा MN upon ON. So therefore, from here you have MN equal to OM into sin delta. Clear? Good. यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे इधर। So this is what happens when you don't attend classes regularly. ये प्रॉब्लम ही होता है, हर साल का है ये। तो अभी ध्यान दो यहाँ पे। गुड। तो अब हमको क्या चाहिए था? डी। डी मतलब क्या है? लैटरल शिफ्ट। क्या मिल गया? एम एन। पर एम एन मतलब डी है ना। व्हाट इज एम एन? डी। तो यू हैव डी इक्वल टू, बिकॉज एम एन इक्वल टू डी और ओ एम, सो डी इक्वल टू ओ एम साइन डेल्टा। व्हाट इज साइन डेल्टा? डेल्टा इज आई माइनस आर। तो यहां तक तो आ गया। तो सिर्फ ओ एम फाइंड करना है, सिर्फ ओ एम फाइंड करना है, मिल जाएगा। ओ एम, व्हाट इज ओ एम? हाइपोटेन्यूज। दो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, एक है ओ एम एन ट्राइंगल का, एक है ओ पी एम ट्राइंगल का। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी एम, नाउ इफ आई टेक कॉस, कॉस ऑफ आर, कॉस ऑफ आर, ये कॉस ऑफ आर अगर मैं लेता हूँ, व्हाट इज कॉस बाय डेफिनेशन? Adjacent upon hypotenuse. So what is adjacent in this case? OP. What is hypotenuse? OM. So OP upon OM. So from here what you have? OM equal to OP upon cos R. लेकिन OP ये कौन था? थिकनेस था। तो ये आ जाएगा T अपॉन cos R। लेकिन what is 1 upon cos R? sec R। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2 you have D equal to OM, but OM is T sec R into sin of I minus R। आ गया आपके पास lateral shift। गुड, was very simple। अच्छा है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है बहुत। गुड। तो वापस एक बार रिपीट कर लेंगे। तो आइडिया क्या था? आइडिया था हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है। You need to have a transparent glass slab. You cannot have mirror here, because if you have mirror, the light will not pass through। तो यहाँ पे जब ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब होता है तो लाइट ग्लास स्लैब में से पास होगा, तो दो प्लेन सरफेसेस पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट विल सफर डबल रिफ्रैक्शन। तो ये जो रे ऑफ लाइट था, इट वाज कमिंग स्ट्रेट। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधा ही जाता, बट दिस इज ग्लास स्लैब। सिंस इन ग्लास स्लैब द लाइट विल बी रिफ्रैक्टेड एट बोथ द पैरेलल सरफेसेस। तो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा, एंड एट द फर्स्ट सरफेस लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल।
then this angle is angle of incidence I, this angle is angle of refraction R, this angle is angle of deviation delta. दूसरे surface पे at the second surface here, यहाँ पे light is traveling from denser to rarer, so it should bend away from normal. So the emergent ray is seen to be parallel to original direction. The distance between original direction and emergent direction is known as lateral shift. और आपको फाइंड करना है लैटरल शिफ्ट. तो ये पॉइंट है M, दिस इज N, दिस इज O, दिस इज P. तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज लैटरल शिफ्ट Mn. डिस्टेंस Mn फाइंड करना है, इसको D बोल देंगे. ये एंगल I है तो ये एंगल भी I है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो फ्रॉम डायग्राम यू कैन सी I इक्वल टू R प्लस डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू I माइनस R. तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल OMN से मैं निकाल लूंगा साइन डेल्टा. साइन इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट कौन है Mn, हाइपोटेन्यूज कौन है OM. तो Mn एंड अपॉन OM. सो Mn इक्वल टू OM साइन डेल्टा. Mn मतलब D है, Mn इज नथिंग बट D इक्वल टू OM साइन ऑफ डेल्टा. डेल्टा इज I माइनस R. सिर्फ अभी OM फाइंड करना है. एक काम करता हूँ, थिकनेस ऑफ द स्लैब को ले लेता हूँ T, और फिर दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे. Let us see from triangle OPN. What is cos R? Cos by definition क्या है? Adjacent side upon hypotenuse. What is adjacent side? OP and hypotenuse is OM. So OP upon OM. Therefore, you have OM equal to OP upon cos R. OP is thickness. अगर 1 upon cos R is sec R. OM का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो D will be equal to T sec R sin of I minus R. हो गया डिराइव. दिस इज द फॉर्मूला फॉर लैटरल शिफ्ट. गुड. तो अभी हम लोग आ जाएंगे अगले टॉपिक पे. तो सो फार आज हमने 3 ही टॉपिक कवर किए हैं. नंबर 1 इज प्रिज्म बाइनोक्यूलर, नंबर 2 इज पेरिस्कोप, नंबर 3 इज लैटरल शिफ्ट. नाउ वी विल सी रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस. तो रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस, तो थोड़ा सा लिंक कर लो. ऑप्टिक्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ लिंक. हमने ऑप्टिक्स कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, सबसे पहला लेक्चर था इंट्रोडक्टरी लेक्चर. ऑप्टिक्स के 3 पार्ट है, वो आपको याद होने चाहिए. रे ऑप्टिक्स एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. रे ऑप्टिक्स में आई हैव टोल्ड यू देयर आर थ्री सब टॉपिक्स, सब पार्ट्स. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म थ्योरी. रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर में 2, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस. तो प्लेन सरफेस का रिफ्रैक्शन यहाँ खत्म हो गया. लैटरल शिफ्ट तक का जो थ्योरी था इट वाज रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस. अब हमको जाना है रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस. फिर देखना है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डबल कर्व सरफेस, जिसको आप बोलते हो लेंस. तो लेंस पे पहुंचने से पहले हमको सिंगल कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा. तो ये लिंक है, दिस इज ऑल लिंक्ड. जब तुम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हो तो पहले प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन लेते हो और वो लैटरल शिफ्ट तक आता है. उसके बाद यू स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस. और रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला अच्छे से अगर समझा है तो ही लेंस मेकर इक्वेशन डिराइव होगा. ये फॉर्मूला पता है तो अगला टॉपिक पता है. तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस, तो पूरा अच्छे से समझ लेना पहले. लिखने विखने का काम हम देखेंगे बाद में जरूरत पड़ी तो. तो हमारे पास एक सिंगल कर्व सरफेस है. वी हैव अ सिंगल कर्व सरफेस. लेट अस गिव इट सम नेम A, P एंड B. तो जब आप बोलते हो सिंगल कर्व सरफेस, इसका मतलब यहाँ पे 2 अलग अलग मीडियम है. एक है रेरर मीडियम, एक है डेंसर मीडियम. तो दिस सिंगल कर्व सरफेस APB separates 2 medium 1 which is rarer and medium 2 which is denser. Then ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिंगल कर्व सरफेस. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. बाय द वे, क्योंकि ये कर्वेचर ऐसा है, इसका जो सेंटर होगा वो राइट साइड में जाएगा. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हो? रेडियस. तो ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर R. तो डिस्टेंस PC इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर R.
हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है विच इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट सम पॉइंट ओ। तो हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। रे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओपी, ये जो ओपी रे है इट विल गो स्ट्रेट। क्यों स्ट्रेट? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, क्योंकि जब नॉर्मली इंसिडेंट होगा when the ray of light is in the direction of normal, angle of incidence is 0 and hence angle of refraction is also 0. So this ray OP goes straight undeviated, इसका डेविएशन नहीं होगा, स्ट्रेट जाएगा। अब मैं इस ओपी रे को छोड़ के कोई और रे ले लेता हूं, लेट अस टेक सम अदर रे OD. So this is ray OD. This ray OD is incident on the curved surface APB at some angle of incidence I. और एक काम करो, तुमको ये भी पता होना चाहिए, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे काम में आएगा। जब तुम कर्व सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ करते हो ना, व्हेनेवर यू ड्रॉ नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर एट द कर्व सरफेस, ये जिस किसी पॉइंट पे जाके मीट होगा ना प्रिंसिपल एक्सिस पे, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इफ यू ड्रॉ नॉर्मल टू द कर्व सरफेस, ये नॉर्मल को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी जाके मीट करेगा वो कौन होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नॉर्मल meets the principal axis at some point and that point is nothing but center of curvature. अभी ऐसा क्यों? अरे सीधी सी बात है, सीधी सीधी बात है मिस्टर ग्रीन, सीधी सीधी बात है। सेंटर से कर्वेचर तक का डिस्टेंस कौन होता है? रेडियस होता है। तो क्या आएगा? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, डू नॉट फॉरगेट, क्योंकि अगर तुमने ये गलती कर दी तो अगला डेरिवेशन का एक भी स्टेप करेक्ट नहीं होगा। तो ये रेडियस है। गुड। अब ये जो रे ऑफ लाइट का ओडी, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो दिस लाइट, रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और ये जो रे बेंड हुआ, ये रे बेंड होने के बाद डेंसर मीडियम में प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे जाके मीट होता है वहां बनता है इमेज। इसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं इसको? अब देखो, रिफ्लेक्शन के केस में अगर इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट पे बनता तो क्या बोलते? रियल। अदर साइड पे बनते तो क्या बोलते? वर्चुअल। रिफ्रैक्शन के केस में उल्टा हो जाता है, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड इट इज रियल इमेज एंड इफ इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड इट इज वर्चुअल इमेज। तो यहाँ से रियल इमेज का और वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन के केस में इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड इट इज वर्चुअल इमेज एंड इफ इट इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड इट इज रियल इमेज। और रिफ्लेक्शन के केस में इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड इट इज रियल, ऑन द अदर साइड इट इज वर्चुअल। तो ये जो इमेज है आई, ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? इट इज रियल इमेज। ओके, क्योंकि यहाँ पे तुम रिफ्रैक्शन देख रहे हो इसलिए इट इज रियल इमेज। यहाँ तक क्लियर? तो जो रे ऑफ लाइट था ओपी वो सीधा गया अनडेविएटेड। रे ओडी बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स towards normal and it meets the principal axis at some point I, and I is nothing but real image of object O. ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अब एक काम करते हैं, ये ओडी रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है इसको बोल देते हैं अल्फा। ये आईडी रे ने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया है इसको बोल देते हैं बीटा, बीटा। सीडी रे ने जो एंगल बनाया इसको बोल देते हैं गैमा। तो लेट अल्फा बी द एंगल मेड बाय रे ओडी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, बीटा बी द एंगल मेड बाय रे आईडी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड गैमा बी द एंगल मेड बाय रे बाय सीडी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। और आपको ऑलरेडी पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यहाँ पे पोल नहीं बोलते, यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक सेंटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन P and O इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज U। और क्या लोगे बाय कन्वेंशन? माइनस U, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड। और जो इमेज बना है तो P से लेके I तक जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय V।
और इसको लोगे पॉजिटिव, तो V और R क्या आएगा, पॉजिटिव बिकॉज दे आर ऑन द राइट साइड, और U क्या आएगा, नेगेटिव बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो जब यूज करना है तब मैं माइनस कर लूंगा, फिलहाल इसको सिर्फ U लिख रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर? तो कुछ कुछ डेरिवेशन ऐसे है जिसको याद रखने के लिए आपको माइंड मैप बनाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, हमने एक सिंगल कर्व सरफेस लिया एपीबी विच सेपरेट्स टू मीडिया, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 1 इज रेयर मीडियम, मीडियम 2 इज denser medium. There is a point object O on the principal axis of this curved surface. Ray OP goes undeviated. Ray OD is traveling from rarer to denser. It bends towards normal and meets the principal axis at point I where real image is formed. Distance OP is object distance, distance PI is image distance. यहाँ तक अगर हुआ तो उसका एंगल डिफाइन कर दिया तुमने, अल्फा बीटा और गैमा। अब जब 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 कभी लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया तो हमेशा स्नेल्स लॉ लगता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिलेटेड बाय स्नेल्स लॉ। व्हाट वाज स्नेल्स लॉ? mu1 sin I equal to mu2 sin R. mu1 sin of angle in medium 1, mu2 ये mu2 है sin of angle in medium 2। यहाँ तक क्लियर? अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है, इफ I इज स्मॉल, अगर I स्मॉल है तो सारे ही एंगल स्मॉल है। क्यों ऐसा? लुक, इफ I इज स्मॉल मतलब ये जो रे ऑफ लाइट था OD वो एक्चुअली बहुत पास में इंसिडेंट हुआ। अगर ऐसा हुआ मतलब I छोटा है, क्योंकि I एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I बड़ा दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटा। और I और R का डायरेक्ट रिलेशन, तो I छोटा तो R छोटा। इफ I इज स्मॉल R इज स्मॉल, बराबर ना, बराबर कि नहीं? If I is small, R is small. And if I is small, ये जो अल्फा है that will also become small. क्योंकि अल्फा is the angle made by ray OD with respect to principal axis. If alpha is small, beta is small. If beta is small, gamma is also small. तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हुआ तो सारे ही एंगल स्मॉल बन जाते हैं, ये पता होना चाहिए। So if I is small, then all the angles, कौन से एंगल, R, बीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा आर ऑल्सो स्मॉल, और हमने कल या परसों ही देखा था फॉर स्मॉल एंगल व्हाट इज साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, साइन I है तो क्या बन जाएगा, I। देयरफॉर mu1 I इक्वल टू mu2 R। याद है ना? For small angle, sin theta is approximately equal to theta and cos theta is 1। यहाँ पे cos तो है नहीं, तो sin I क्या बन जाएगा, I। sin R क्या बन जाएगा, R। तो यहाँ तक याद रखो, रिमेम्बर अप टू दिस पॉइंट, गुड। आगे यहाँ तक। नाउ योर टास्क इज, अभी आपको सिर्फ I और R के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। आपको I और R के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। तो अभी I और R, कोई भी डेरिवेशन हो हमेशा ब्रेन मैपिंग करो, हमेशा स्टेप्स याद रखो, अपने आप डेरिवेशन हो जाएगा। अब देखो ये जो I है, एंगल I, ये एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल OCD। एंगल I इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल OCD। व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, या फिर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, जो भी बोलो उसको। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। तो I इक्वल टू क्या आएगा, I इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बताओ, अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इफ यू सी, ये अगेन तुमको वहां पे R के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर मैं ट्राइंगल CID देखता हूँ, CID, तो CID सीरियल नहीं, ट्राइंगल CID। इफ यू लुक एट ट्राइंगल CID, कौन एक्सटीरियर एंगल है, कौन है एक्सटीरियर एंगल, कौन है गामा, कौन है गामा। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अब यहाँ पे। क्या गड़बड़ हुआ,
व्हाट वेंट रॉन्ग? पहला ट्राइंगल लिया ओसीडी, उसमें भी गामा आ गया। दूसरा लिया मैंने सीआईडी, उसमें भी गामा आ गया। मतलब मुझे जो पहला ट्राइंगल है वो ओसीडी की जगह पे क्या लेना चाहिए था? ओ ओ आई डी। ये तीन तीन एंगल क्यों लिखे थे हमने? क्योंकि तीनों चाहिए। तो तीनों चाहिए, तो जो पहला ट्राइंगल तुमने लिया है वो थोड़ा गलत नहीं हो गया? फिर कौन सा लोगे? ओ आई डी। फिर क्या लिखोगे? आई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा। फिर कौन सा ट्राइंगल लोगे? सीआईडी। तो ट्राइंगल सीआईडी, इसमें गामा कौन है? एक्सटीरियर एंगल है। और इंटर एंगल कौन कौन है? आर और बीटा। तो व्हाट विल यू राइट फ्रॉम हियर? गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो व्हाट इज आर? गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू विल हैव म्यू 1 आई। व्हाट इज आई? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू म्यू 2 आर। व्हाट इज आर? गामा माइनस बीटा। सही है, गुड। तो देयरफॉर यू विल हैव म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 1 बीटा इक्वल टू म्यू 2 गामा माइनस म्यू 2 बीटा। देन क्या करेंगे इसके बाद? See, that is why I give you notes in advance so that you do not get confused in exams. तो स्टेप्स चेक करो, ये जो स्टेप्स लिखे करेक्ट है क्या? ट्राइंगल ओ आई डी लिया था कि ओसीडी लिया था? हाँ, ओ सी डी और सी आई डी ऐसे लिया है ना? हाँ, तो वैसा क्यों करना है तुमको? ईच स्टेप यू हैव टू थिंक। आपको करना क्या है? यू आर सपोज टू फाइंड आउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला। अभी रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला, उसमें म्यू 2 म्यू 1 यू वी और आर का रिलेशन होता है। तो लास्ट फॉर्मूला देखोगे अगर आप, तो लिखा होगा वहां पे म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। तो जो फाइनल फॉर्मूला है वहां तक पहुंचने के लिए बीच के स्टेप्स विल मैटर। और जानबूझ के इधर मैं तुमको कंफ्यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन एग्जाम में होता है, याद ही नहीं रहता ट्राइंगल ओसीडी लेना है कि ट्राइंगल ओ आई डी लेना है। और ट्राइंगल सीआईडी तो लेना ही है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्यों है तो तुमको समझेगा थोड़ी देर में, वी विल वाइंड अप इन 10 मिनट्स। ट्राइंगल ओसीडी लिया तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस ग्यामा। तो अगर मैं यहाँ ग्यामा लिखता हूँ फॉर अ मिनट, जस्ट फॉर अ मिनट, अब आगे आ जाओ। ये तो करेक्ट था, तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा? क्या आएगा? ग्यामा। क्या आएगा? ग्यामा। अब इसके आगे क्या करोगे बताओ? बताओ 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 बताओ। नहीं, म्यू 1 आई इक्वल टू म्यू 2 आर तो बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? यस। अरे ये तो गलत हो ही नहीं सकता, दिस इज राइट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। उसके बाद तुमने ओ सी डी ट्राइंगल लिया था, आई इज एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस गामा, राइट है? यस, वो भी करेक्ट है। उसका तुमने कौन सा ट्राइंगल लिया? सी आई डी। गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये भी करेक्ट है। करेक्ट है ना? फिर तुमने आई और आर की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया क्या? यस। आई इज अल्फा प्लस गामा, ओके, एंड दिस इज गामा माइनस बीटा, ओके। यहाँ तक आ गए। अब मैं पूछ रहा हूँ इसके आगे क्या करोगे बताओ? सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। इसके आगे क्या करेंगे? हाँ, इसके आगे आपको दो ऐसे टर्म दिखेंगे जिसमें गामा है, उसको एक साइड पे लाओ, टेक इट देयर एंड टेक दिस वन हियर। तो क्या आ जाएगा? क्या होगा? म्यू 1 अल्फा, ये माइनस वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस म्यू 2 बीटा इक्वल टू म्यू 2 गामा, और ये यहाँ पे क्या होगा? माइनस म्यू 1 गामा। तो म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 2 बीटा इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 गामा। तो वो म्यू 2 माइनस म्यू 1 ऐसा कुछ था ना वहां पे लास्ट फाइनल इक्वेशन में? था क्या? था ना?
तो देखो थोड़ा थोड़ा इक्वेशन का शेप आ रहा है अभी हमारे पास। इक्वेशन में μ2 माइनस μ1 कहीं तो था और वो लास्ट इक्वेशन में, तो यहाँ तक आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास अगर एक कर्वेचर है यहाँ पे, now if I have arc, this is called as arc, let us say arc is s, let us say this is basically radius and this is angle theta. So what is arc length? What is arc length? R into theta. So what will be theta? Arc length upon r. So what is angle in general? What is angle in general? What is angle in general? Arc length upon radius. तो एंगल के सामने वाला जो होता है वो होता है आर्क लेंथ। तो एंगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब ये याद रखो, अब आपके सिस्टम में फिट कर दो। हमारे पास जो इक्वेशन था उसमें अल्फा है, बीटा है और कौन है, गामा है, बराबर। नाउ लेट्स गो बैक टू द डायग्राम हियर। ये जो अल्फा है, अल्फा 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 के सामने वाला आर्क कौन दिख रहा है तुमको? कौन है? P से लेके D तक, बराबर, वेरी गुड। और रेडियस कौन दिख रहा है तुमको? व्हाट इज रेडियस? OP। तो व्हाट इज अल्फा एंगल? PD अपॉन OP। तो अल्फा इज PD अपॉन OP, ये याद रखना। सिमिलरली अगर आप बीटा की बात करोगे, बीटा, तो फॉर बीटा के सामने वाला आर्क वापस से कौन है? PD। और यहाँ पे रेडियस कौन बन गया? PI। तो व्हाट विल बी बीटा? बताओ। PD अपॉन PI। एंड गामा के सामने वाला आर्क वापस से कौन है? PD और CP। ओके, तो गामा इज PD अपॉन CP। ये सारा का सारा मैं अगर इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, हाँ PD, ये पूरा का पूरा सेम आएगा, वो ठीक है। न्यूमरेटर विल बी सेम, होता है ऐसा, होता है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन एंड बाउंड टू डू ह्यूमन एरर्स, पर्सनल एरर। बोला मैंने PD लिख दिया TC, होता है। चलो ध्यान दो यहाँ पे। बट वन थिंग इज कॉमन, तीनों के न्यूमरेटर में PD है और होना चाहिए क्योंकि कैंसिल करना है। तो अब ध्यान दो, न्यूमन अल्फा, व्हाट इज अल्फा? जल्दी PD अपॉन OP प्लस μ2 बीटा PD अपॉन PI, ओके, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 गामा PD अपॉन CP, बराबर। यहां से PD कॉमन निकाला, लेफ्ट हैंड साइड से PD और राइट हैंड साइड से PD हो गया कैंसल। तो क्या बचा? μ1 बाय OP प्लस μ2 बाय PI इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन CP। लेकिन ये जो OP था ये कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन मेजर किस में किया अपने? लेफ्ट साइड में। तो क्या लिखोगे? माइनस। तो ये क्या आएगा? μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन PI क्या था? इमेज डिस्टेंस। और कहाँ मेजर किया? राइट में। तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। तो ये आ गया आपके पास μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस। अब इसको याद कैसे रखते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I will revise this again in the next lecture, but you have to first remember how to recall this. Let's put a blank board here. ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में था? रेयर में। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? μ1। इमेज कहाँ बना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो हमारे पास फॉर्मूला था μ2 बाई V माइनस μ1 बाय U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस। फॉर्मूला था ना, क्या था फॉर्मूला में? μ2 बाय V।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम where image is formed upon image distance minus refractive index of medium where object is kept, मतलब mu1 upon object distance u, तो mu2 by v minus mu1 by u equal to mu2 minus mu1 by r। ऐसा ही याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो लेंस मेकर इक्वेशन से आप, क्योंकि अगला टॉपिक लेंस मेकर इक्वेशन है, वो डिराइव करना है। वो तब डिराइव होगा जब आपको सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला याद होगा। तो बताओ फॉर्मूला। refractive index of medium where image is formed upon image distance minus refractive index of medium where object is kept upon object distance equal to mu2 minus mu1 upon r। याद रहेगा ये पक्का? तो ठीक है, we'll stop here for today।